आज 11 जनवरी है। शायद आपने सोचा नहीं होगा कि आज 11 जनवरी है तो आज क्या खास है। आज से 56 वर्ष पहले वर्ष 1966 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की सोवियत संघ के ताशकंद शहर में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। यह मृत्यु साधारण मौत नहीं थी, यह ऐसी मौत थी जिसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। लाल बहादुर शास्त्री सिर्फ 19 महीने तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इन 19 महीनों में उन्होंने दुनिया को भारत की शक्ति का पूरा एहसास कराया। जय जवान जय किसान का नारा दिया और उन्होंने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के अहंकार और भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ दिया था और ताकत के जोर पर पाकिस्तान का कश्मीर को हथियाने का सपना उन्होंने चूर चूर कर दिया था। 1965 के युद्ध के बाद ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी को एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता हुआ था और उसी दिन उस समझौते के बाद देर रात करीब 2 बजे शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। किसी भी देश के कार्यकारी प्रधानमंत्री की किसी दूसरे देश में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। आज आप कल्पना करके देखिए। लेकिन उस समय क्योंकि मीडिया की ताकत आज जैसी नहीं थी, ना तो 24 घंटे के न्यूज चैनल्स थे, ना ही सोशल मीडिया का जन्म हुआ था, इसलिए यह मामला और यह खबर काफी हद तक दबकर रह गई और हम कभी भी शास्त्री जी की मौत की सही वजहों को जान नहीं पाए। लेकिन हमें लगता है कि आज के दिन उनकी मौत से जुड़े हुए इतिहास के पन्ने पलटना बहुत जरूरी है। आज हम आपको शास्त्री जी से जुड़ी ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में शायद कभी चर्चा हुई नहीं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने से हुई थी और उनकी मृत्यु के 13 दिन बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। ये बात 9 जून 1964 की है। यह वो दौर था जब हमारा देश 1962 के भारत चीन युद्ध से पूरी तरह उबरा नहीं था। आप सब जानते हैं 1962 में हमारी बहुत बुरी हार हुई थी चीन के हाथों। हम अगले युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और पाकिस्तान इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो जानता था भारत अभी उस युद्ध से उबरा नहीं है, कमजोर है और इसीलिए पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा रहा था। उस समय पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ये जानने के लिए बड़े बेताब थे कि भारत में किस नेता ने नेहरू की जगह ली है। वो असल में देखना चाहते थे कि लाल बहादुर शास्त्री एक मजबूत नेता हैं या उन्हें कूटनीतिक स्तर पर उलझाकर कश्मीर का मुद्दा बड़ा बनाया जा सकता है। और प्रधानमंत्री बनने के 4 महीने के बाद अक्टूबर 1964 को जब लाल बहादुर शास्त्री का विमान इजिप्ट दौरे से लौटते वक्त कराची एयरपोर्ट पर उतरा तो जनरल अयूब खान की पहली बार उनसे मुलाकात हुई। इस दौरान पाकिस्तान के तब के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो भी उनके साथ मौजूद थे। यह उस समय की तस्वीर आज हमने आपके लिए निकाली है। इस तस्वीर में जनरल अयूब खान और जुल्फिकार अली भुट्टो सूट बूट में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री सफेद रंग के धोती कुर्ते में हैं, जिससे आपको उनकी सादगी के बारे में पता चलेगा। यह फर्क था भारत और पाकिस्तान के बीच उस समय भी। लेकिन शास्त्री जी की इस सादगी ने जनरल अयूब खान को एक बहुत बड़ी गलतफहमी में डाल दिया। जनरल अयूब खान ने उन्हें धोती कुर्ते में देखकर यह कहा, तो ये वो शख्स है जिन्होंने नेहरू की जगह ली है। जनरल अयूब खान को लगा कि एक छोटे कद का नेता जो बहुत सादे धोती कुर्ते में रहता है, वो केवल इत्तेफाक से शायद भारत का प्रधानमंत्री बना है और उन्हें कश्मीर के मुद्दे पर बड़ी आसानी से घेरा जा सकता है। यह सोचकर जनरल अयूब खान खुश हो गए। लाल बहादुर शास्त्री की जो हाइट थी वो सिर्फ 5 फीट 2 इंच थी, जबकि जनरल अयूब खान 6 फीट 2 इंच लंबे थे। यानी वो शास्त्री जी से काफी लंबे भी थे और उनका पहनावा ब्रिटेन और अमेरिका के बड़े नेताओं जैसा था। कद और सादगी के आधार पर उन्होंने शास्त्री जी को कमजोर समझने की भूल की और इस मुलाकात के लगभग 10 महीने बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक सैन्य ऑपरेशन छेड़ दिया, जिसका मकसद था भारत में हथियारों के साथ हजारों घुसपैठिए भेजकर विद्रोह कराना और कश्मीर को भारत से अलग करना। यह 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत थी और इसी युद्ध पर विराम लगाने के लिए 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खान के बीच 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ताशकंद में जाकर एक तीसरे देश ने मध्यस्थता की और वो देश था रूस। यानी यह समझौता लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु से कुछ घंटे पहले हुआ था और इसमें कहा गया कि 25 फरवरी 1966 तक दोनों देशों की सेनाएं पहले की स्थिति में लौट जाएंगी। यानी जिन इलाकों पर भारतीय सेना का कब्जा है वो वापस पाकिस्तान को मिल जाएंगे और जिन पर पाकिस्तान का नियंत्रण था वो इलाके भारत को लौटा दिए जाएंगे। आप इसे इस नक्शे के जरिए समझिए।
उस समय भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित हाजी पीर पास को अपने नियंत्रण में ले लिया था। यह इलाका बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि पाकिस्तान यहीं से अपनी सेना और कबायलियों को भारत में घुसपैठ कराता था। इसके अलावा भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था और ऐसा कहा जाता है कि लाहौर से भारतीय सेना के जवान उस समय नजर आने लगे थे। यानी हम लाहौर के बहुत करीब पहुंच गए थे और थोड़े दिन और लड़ाई हो जाती तो लाहौर भी शायद हमारे कब्जे में आ जाता। यह बात पाकिस्तान को इसलिए ज्यादा परेशान कर रही थी क्योंकि भारतीय सेना की इस कार्रवाई से उसके 5 लाख लोग पलायन करके दूसरे इलाकों में भाग गए थे और वही लोग अब अपनी ही सरकार पर दबाव बना रहे थे। जबकि पाकिस्तान ने जम्मू और राजस्थान के जिन थोड़े बहुत इलाकों पर कब्जा किया वहां ज्यादा रिहाइश नहीं थी, वो खाली इलाके थे। इसलिए इस युद्ध में भारत की स्थिति बहुत मजबूत थी, लेकिन ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ उससे पाकिस्तान को कुछ हद तक उस समय फायदा हुआ। इस समझौते में कुछ और बातों पर सहमति बनी, जैसे दोनों देश पहले से निर्धारित सीमाओं का सम्मान करेंगे, सीज फायर का पालन करेंगे और गतिरोध को बातचीत से सुलझाएंगे। इसके अलावा इसमें यह भी लिखा गया कि समझौते के दौरान शास्त्री जी और जनरल अयूब खान के बीच कश्मीर के मसले पर बातचीत हुई है, जिसे पाकिस्तान ने असल में अपनी बहुत बड़ी सफलता उस समय माना था। ये सारी बातें वहां पर लिखी हुई हैं और आज वही ताशकंद डिक्लेरेशन साइंड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मेरे हाथ में है। मैं उसे लेकर आया हूं अपने साथ और इसमें एक के बाद एक अगर आप देखेंगे तो 9 पॉइंट्स लिखे हुए हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के इसमें सिग्नेचर हैं और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के इसमें सिग्नेचर लिखे हुए हैं। 10 जनवरी 1966। इस समझौते के बाद उस दिन ताशकंद में एक पार्टी रखी गई जिसमें शामिल होने के बाद रात को करीब 10 बजे शास्त्री जी अपने होटल के कमरे में आए और जो डिनर रखा गया था उसमें उन्होंने कुछ ज्यादा भोजन नहीं किया था और इसीलिए जब वो होटल में आए तो उन्हें बहुत ज्यादा भूख नहीं थी और उन्होंने, ऐसा बताया जाता है कि उस समय बहुत हल्का पालक का साग और अपने मनपसंद आलू की सब्जी के साथ हल्का भोजन किया। और रात को 11 बजे शास्त्री जी ने दिल्ली फोन मिलाकर अपनी पत्नी से बात की। इस दौरान उनकी पत्नी को उनकी आवाज कुछ स्पष्ट नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने फोन अपनी बेटी को दे दिया और तब शास्त्री जी ने अपने परिवार से बात की और अपनी बेटी से पूछा कि भारत में इस समय क्या चल रहा है। इस पर उनकी बेटी ने कहा कि यहां यानी भारत में सभी लोग ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि समझौते के दौरान क्या हुआ। यानी लोग आपके वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि क्या हुआ। इसके बाद शास्त्री जी ने अपने परिवार से कहा कि वो भारतीय अखबार काबुल भिजवा दें जहां उन्हें अगले दिन पहुंचना था। वो अगले दिन काबुल से होते हुए भारत आने वाले थे और वो बहुत उत्सुक थे ये जानने के लिए कि भारत के अखबारों ने इस ताशकंद डिक्लेरेशन के बारे में क्या लिखा है, भारत का मूड क्या है। इससे ऐसा लगता है कि लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौते पर संभावित प्रतिक्रियाओं को जानने के लिए थोड़े से बेचैन रहे होंगे, उत्सुक रहे होंगे, जो कि बड़ी नॉर्मल सी बात है। वो उस दौरान होटल के अपने कमरे में ही टहल रहे थे और इसके बाद कहा जाता है कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। और यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि शास्त्री जी को एक हार्ट अटैक पहले आ चुका था। उससे पहले उन्हें एक बार दिल का दौरा पड़ चुका था जो वर्ष 1959 में उन्हें आया था। इस मामले में 2 बातों का जवाब कभी नहीं मिला। पहला यह कि शास्त्री जी की मृत्यु के बाद उनका ताशकंद में पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ और जब उनका पार्थिव शरीर भारत लाया गया तब भी उनका पोस्टमार्टम कराना जरूरी किसी ने नहीं समझा। पोस्टमार्टम हो जाता तो उसी दिन पता चल जाता कि उनकी मृत्यु का कारण क्या है। क्या ये एक मामूली हार्ट अटैक ही हो सकता है, दिल का दौरा, या फिर किसी ने उन्हें जहर दिया है। क्योंकि दूसरी बात यह कही जाती है कि मृत्यु के बाद उनका शरीर नीला पड़ गया था, जिससे सवाल उठते हैं कि क्या उन्हें जहर दिया गया था। इस बात का जिक्र कुलदीप नैयर ने अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइन्स में किया है, जो उस समय शास्त्री जी के प्रेस सलाहकार के नाते खुद उनके साथ ताशकंद में मौजूद थे। और वो अपनी पुस्तक में हैरानी जताते हुए लिखते हैं कि इस बात का जवाब उन्हें कभी नहीं मिला कि ताशकंद या दिल्ली में शास्त्री जी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया, जबकि वो इस देश के प्रधानमंत्री थे। आज बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री अचानक से प्रधानमंत्री कैसे बन गए, क्योंकि ना तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनके बारे में ज्यादा कुछ लिखा जाता था उनकी भूमिका को लेकर, और ना ही आजादी के बाद जब वो सरकार में मंत्री भी रहे तो वो कभी खबरों में रहते थे। असल में शास्त्री जी एक बहुत ही सिंपल और लो प्रोफाइल नेता थे।
और मीडिया में उनके बारे में ज्यादा कुछ छपता नहीं था। वो विवादों से, कंट्रोवर्सी से दूर रहते थे, हेडलाइन से दूर रहते थे, चुपचाप अपना काम करते थे सादगी के साथ, और उन्हें प्रधानमंत्री बनने की भी कोई इच्छा नहीं थी। 27 मई 1964 को नेहरू की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा को देश का कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया गया, कुछ दिनों के लिए, 2 हफ्ते के लिए, और नए प्रधानमंत्री को चुनने का काम उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज को दिया गया। और के कामराज के उस समय इंदिरा गांधी के साथ मतभेद थे। वैसे तो नेहरू ने वर्ष 1959 में ही तमाम विरोध के बावजूद इंदिरा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया था, और उस समय परंपरा यह थी कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही प्रधानमंत्री भी बनेगा, और इस नाते उन्हें ही नेहरू के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री बनना था, यानी इंदिरा गांधी को। लेकिन तब कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े नेता इंदिरा गांधी के खिलाफ थे, और इसी वजह से इंदिरा गांधी को 1960 में कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा। 4 साल बाद 1964 में के कामराज ने नए प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए 4 दिनों में कांग्रेस के 12 मुख्यमंत्री और 200 से ज्यादा सांसदों से मुलाकात की और उनकी इच्छा जानी कि आप क्या चाहते हैं, और इनमें से ज्यादातर नेता मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। के कामराज भी काफी हद तक सहमत थे, क्योंकि वो इंदिरा गांधी को छोड़कर किसी को भी बनाना चाहते थे, इंदिरा गांधी को नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन बाद में यह तय हुआ कि अगर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो सरकार और संगठन कमजोर पड़ सकते हैं, क्योंकि मोरारजी देसाई के लिए ऐसा कहा जाता था कि वो अपने ही सहयोगियों के विचारों को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते थे। इसलिए मोरारजी देसाई का नाम इस सूची से हटा दिया गया। उनके बाद 2 और नाम प्रस्तावित हुए। पहला नाम था लाल बहादुर शास्त्री और दूसरा नाम था इंदिरा गांधी। क्योंकि इस समय कांग्रेस में इंदिरा गांधी को समर्थन करने वाले नेताओं का एक अलग गुट होता था जो के कामराज की बात नहीं मानता था, इसलिए के कामराज ने यह तय किया कि वो इंदिरा गांधी को तो प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, और इस तरह से आखिर में लाल बहादुर शास्त्री का नाम रह गया, जो 1952 से 1956 के बीच देश की पहली नेहरू सरकार में रेल मंत्री रहे, 1961 से 63 के बीच भारत के गृह मंत्री भी रहे, और फिर 1964 में वो देश के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। इंदिरा गांधी भी उनके नाम पर इसलिए तैयार हो गई क्योंकि उन्हें लगा कि वो बहुत लो प्रोफाइल हैं, किसी को परेशान करने वाले नेता नहीं हैं, महत्वाकांक्षी नहीं है, और इंदिरा गांधी को लगा कि शास्त्री जी को अभी थोड़े दिन के लिए एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत बना देते हैं और बाद में तो इंदिरा गांधी का ही नंबर आएगा, इसलिए वो भी तैयार हो गई। हालांकि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी ने उन पर दबाव बनाने की कोशिश जरूर की थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई, इसलिए कुछ नेताओं ने उन्हें शास्त्री जी की कैबिनेट में जगह देने की मांग उठाई कि भाई इंदिरा गांधी को भी जगह देनी चाहिए इस नए मंत्रिमंडल में, और काफी विचार विमर्श के बाद इंदिरा गांधी को भारत का सूचना एवं प्रसारण मंत्री उस समय बनाया गया। हालांकि इसे इंदिरा गांधी का अपमान माना गया, क्योंकि उस समय देश में मीडिया बहुत ज्यादा विकसित हुआ नहीं था, ना चैनल थे, ना रेडियो भी बहुत सीमित था, संचार के माध्यम बहुत सीमित थे, इसलिए सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की गिनती एक बहुत ही छोटे मोटे मंत्रालय के रूप में होती थी, जिसका कोई ज्यादा महत्व था नहीं, और इस वजह से लाल बहादुर शास्त्री इस देश के प्रधानमंत्री बने, और बाद में उन्होंने कैसे पूरी दुनिया को हैरान किया, अपनी नेतृत्व की शक्ति दिखाई, और कैसे भारत के लोगों में भी उन्होंने नया जोश भरा, और पाकिस्तान के साथ जो उन्होंने युद्ध लड़ा, उस युद्ध में जो फैसले लिए गए, वो फैसले 1962 में हुए चीन के साथ युद्ध के मुकाबले कहीं ज्यादा आक्रामक फैसले थे। वो फैसले बहुत जल्दी लेते थे नेहरू के मुकाबले, और उस समय लोगों को यह लगा कि 1965 में जो हमने युद्ध लड़ा, उस समय शास्त्री जी के जो फैसले थे वो पिछले युद्ध यानी 1962 के मुकाबले कहीं ज्यादा आक्रामक भी थे, इफेक्टिव भी थे, और उन्होंने ये साबित किया कि वो एक बहुत अच्छे नेता थे। लेकिन वो ज्यादा उनकी उम्र नहीं थी, उनकी मृत्यु हो गई और देश एक अच्छे नेता से वंचित रह गया। हमें आज ये लगा कि आज वैसे तो हेडलाइंस बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे देश की इस पीढ़ी को लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री